हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज करंट दृष्टि ईयरली की जो बुकलेट है जनवरी 1 2023 से लेके जनवरी 10 2024 तक की जो करंट अफेयर है ईयरली, उसमें सेक्शन नंबर 2 नेशनल करंट अफेयर इन कॉन्टेक्स्ट विद द सेंट्रल स्कीम्स और इन कॉन्टेक्स्ट विद द स्कीम्स। नेशनल स्कीम्स की बात करेंगे। देखो, स्कीम्स की बात जब भी करेंगे, स्कीम्स हमेशा सुनते आते होंगे आप, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, सेंट्रल सेक्टर स्कीम के का मतलब क्या होता है, ये बेसिक समझ लेते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, जैसे हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करें तो उसमें फंड दोनों का होता है, सेंटर और स्टेट दोनों का फंड होता है। और ये जो फंड होता है वो प्री डिटरमाइंड होता है, मतलब बाद में आप इसको फिक्स मत करो कि हाँ इसमें ये फंड लगने वाला है और बाद में हम लोग बांट लेते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम लोग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की बात करेंगे तो वो प्री डिटरमाइंड होता है, ठीक है। जैसे रेशियोज अलग अलग हो सकते हैं, 19:90:10 भी हो सकता है, 70:30 भी हो सकता है, 60:40 भी हो सकता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा किस एरिया की बात कर रहे हैं, किस रीजन की बात कर रहे हैं, कहाँ पे कितना ज़्यादा इशूज़ है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की ही बात करें तो ये फॉर्मुलेट किया आता है स्टेट लिस्ट के एम्बिट में, साथ साथ में ही इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट होती है। कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की, जैसे मनरेगा, जैसे नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, पीएम कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। ये था हमारा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। सेंट्रली सेक्टर स्कीम्स की बात कर लें तो ये पूरी की पूरी फंड की जाती है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नॉर्मली इसको फॉर्मुलेट किया जाता है वैसे सब्जेक्ट्स पे जिसको हम लोग टाई किए हैं, वैसे सब्जेक्ट्स पे जिसको हम लोग हुक किए हैं ऑन यूनियन लिस्ट, ठीक है। अगर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी की बात करें, ऑब्वियसली अगर ये सेंट्रल स्कीम है कंप्लीटली तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको स्पॉन्सर करेगी, जैसे मुद्रा योजना, भारत नेट, ये सब क्लियर है। तो ये बेसिक स्कीम्स के बारे में मैंने बता दिया, ताकि अगर मैं आगे जाके सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम बोलूँ तो आप घूमो ना, ठीक है। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं। ये बुक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। यूपी पीसीएस, यूपी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम, यूपी आरओ यारो, फिर किसी भी स्टेट की पीसीएस दे रहे हो आप, देखो आप हरियाणा पीसीएस दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें से बस यूपी स्पेशल मत पढ़ना, बाकी सारी पढ़ लेना। बहुत ही वेल डिजाइन, वेल स्ट्रक्चर्ड बुक है, आप उसको बेनिफिट ले सकते हो। अच्छा, दूसरी बात ये है, बहुत लोग कह रहे हैं हिंदी सेक्शन में कुछ चीज़ें अलग हैं। जो भी चीज़ें अलग है ना, बहुत से बहुत 15 टॉपिक्स अलग होंगी। उस टॉपिक को भी बाद में जैसे इसको फिनिश करूंगा उसके बाद उसकी स्क्रीनशॉट लेके मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है ना। तो आप एक जगह फोकस करो, फोकस बहुत बड़ी चीज़ है। आप एक जगह, आपको समझ में आना, देखो ट्रस्ट वाली बात होती है, ट्रस्ट करो, ठीक है। आप अगर 100 टॉपिक्स करके जा रहे हो ना तो उसमें से आप 60% अगर आप कन्वर्ज कर दोगे तो काम हो जाएगा। लेकिन आप क्या करते हो, 200 टॉपिक्स में फोकस करते हो और 40 लेके जाते हो, ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है ना। तो ये हो गया। इसके साथ साथ जो भी कह रहे हैं कि जल्दी फिनिश करना, मैं ट्राई बहुत करूंगा, ठीक है। आप इतना भरोसा रखो। और तीसरी चीज़ ये है कि यार आप लोग इसको ना शेयर करो, ठीक है, क्योंकि यार मेरे पास भी कोई मोटिव होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं इतने सारे वीडियोस बनाता हूँ लेकिन रिस्पांस वैसा नहीं है। व्यूज़ जरूर आते हैं, देखो लोग देखते जरूर हैं, 700 आवर्स ऑफ वीडियोस देख लिए एक दिन में, लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब नहीं करने का रीज़न है क्योंकि 1 मिनट का रील्स तो है नहीं जो मैं एंटरटेन कर पाऊँ, ठीक है। इसमें आपको फोकस तो देना पड़ेगा, और फोकस बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे कि आप इसको पूरी की पूरी वीडियो भी सुन सकते हो, सुनना चाहो तो सुनो, लेकिन आप देखो फोकस रिटेंशन जो है ना वो हर की नहीं होती, जो होगा वही एग्जाम को निकालेगा। लेट्स स्टार्ट विद द नेशनल करंट अफेयर स्कीम पार्ट। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अब अपने नेशनल स्कीम्स वाले टॉपिक से। उसमें कुछ इनिशिएटिव्स को भी समझेंगे। जो हमारा पहला स्कीम है वो है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसको पीएम जनम भी कहते हैं, जनमान कह लीजिए, ठीक है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने इनिशिएट किया है एक इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, जिसको कहते हैं आईईसी, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, आईईसी कैंपेन को चलाया है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के लिए। कब चलाया गया इसको चलाया गया दिसंबर 25, 2023 के बाद से। ये जो कैंपेन था वो स्टार्ट किया गया था कि बेसिकली जो इनको रीच करना है, मतलब किनको रीच करना है, तो इनको रीच करना है वो है पीवीटीजीज को, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को, ठीक है। सबसे पहले इस टॉपिक में बढ़ने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि पीवीटीजीज होते क्या है। जब हम लोग बात करेंगे पीवीटीजीज की तो इंडिया की बात करेंगे और ट्राइबल पॉपुलेशंस की बात करेंगे। इंडिया में टोटल आपको 8.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो है वो ट्राइबल ग्रुप्स हैं। पीवीटीजीज जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं अपने
ट्राइबल ग्रुप्स के बीच में, जैसे मान लीजिए, लेट्स फॉर्म एन एग्जाम्पल कि ये सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं हमारे इंडिया में, ठीक है। उसमें से कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो कि इन ग्रुप से ज़्यादा वल्नरेबल हैं। वल्नरेबल कहने का क्या मतलब हो गया? वल्नरेबल कहने का यह मतलब हो गया वो ज़्यादा डेलिकेट हैं, उन्हें लैंग्वेज की समझ नहीं ज़्यादा, वो अपने आप को आइसोलेशंस में रखते हैं, आपसे हमसे दूर रखते हैं, इवन कि वो ट्राइबल में भी सब ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रुप्स होते हैं इनको बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना तो ये किसी कम्युनिकेशन से इंटरेक्टिव है, ना ही किसी कल्चर से इंटरेक्टिव है, और ना ही किसी चीज़ से। और रही बात पहले ये जो करते थे, जैसे ओल्ड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल वे जो यूज़ करते थे, जैसे शिफ्ट एंड बर्ल कल्टिवेशन, खूटकटी सिस्टम इफ यू विल टॉक अबाउट इन झारखंड, वी विल टॉक अबाउट संथाल एंड मुंडा रिवोल्ट इन द लेटर पार्ट। लेकिन अभी इतना समझना है कि ये जो सिस्टम थी वो कर नहीं पा रहे हैं आप, बहुत सारे ऑब्लिगेशंस हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो अब ये धीरे धीरे सिमटते जा रहे हैं, इनकी लैंग्वेज ये खुद आपस में ही मिलते जा रहे हैं और ख़त्म हो रहे हैं। तो इनको फोकस करना है। पीवीटीज़ जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं अपने ही ट्राइबल ग्रुप्स में, कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ असर्टेड ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं जो मेजर चंक्स में डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं, उनको उन तक कुछ चीज़ें को पहुंचाना है, उन तक जो डेवलपमेंट हो रही है उस इनिशिएटिव्स को, उस स्कीम्स को पहुंचाना है, ठीक है। तो ये बेसिक है, इसको समझना ज़रूरी था। फिर हम लोग बात करें तो लगभग 22,000 जो पीवीटीज़ हैं उन तक पहुंचना है इन 200 डिस्ट्रिक्ट हमारे कंट्री में। जो पीएम जनमान और जनजातीय गौरव दिवस को रिलेट कैसे किए हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था पीएम जनमान। कब किया था लॉन्च? तो जनजातीय गौरव दिवस की बात कर लेते हैं। नवंबर 15, 2023 को लॉन्च किया गया था। आखिर जनजातीय गौरव दिवस हर साल मनाया जाता है और इसको लॉन्च किया गया था 2023 में नवंबर 15। अगर आप यूपी बिहार के साइड रहते हो या फिर आप इंटरेस्ट रखते हो पॉलिटिक्स में या फिर किसी चीज़ में भी, तो आपको पता होगा 15 नवंबर 2000 को झारखंड अपने आप को बिहार से अलग कर लेता है। उसी 15 अगस्त को, मतलब 15 नवंबर को हर साल जनजातीय गौरव दिवस के तौर पे मनाया जाएगा, ठीक है। जनजातीय गौरव दिवस की बात कर ले, यह बेसिकली यह रिकॉग्नाइज करता है जो ट्राइबल एफर्ट्स थे, अपने उनके जो कल्चर थे, कल्चर को, कल्चरल हेरिटेज को, और उनके जो नेशनल प्राइड्स थे, जो उनके वेलर थे, हॉस्पिटैलिटी थे, उनको वो सेव करने के लिए जो उन्होंने फाइट किया, एफर्ट्स लगाया अगेंस्ट द डिकूज। डिकूज कहने का क्या मतलब हुआ? आउटसाइडर्स होते थे वो, ठीक है। आउटसाइडर्स को डिकूज कहते थे, मोस्टली द कॉलोनियल सेट ऑफ पीपल्स, ठीक है। बहुत सारे ट्राइबल मूवमेंट्स हुए डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जिसमें आपको तमार, सांथाल्स, खासीज, भील, मिजोज, कोल्स, मुंडा, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। ये कुछ हैं, ठीक है। एक ट्राइबल फ्रीडम मूवमेंट म्यूजियम भी है रांची में, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, जो कि इनॉग्रेट किया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा। 15 नवंबर को मार्क किया गया। क्यों मार्क किया गया? 15 नवंबर को ही क्यों लिया गया? क्योंकि ये बर्थ एनिवर्सरी था बिरसा मुंडा जी का, जो कि माने जाते हैं गॉड ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ मुंडास, ठीक है। अगर बिरसा मुंडा जी की बात करें तो वो जन्म लेते हैं 15 नवंबर 1875 को, और वो मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते हैं। उन्होंने सुपरहिट किया था इंडियन ट्राइबल रिलीजियस मूवमेंट को ब्रिटिश रूल के वक्त, लेट 19th सेंचुरी के वक्त। ट्राइबल बेल्ट जो मॉडर्न डे झारखंड और बिहार है उस रीजन में, ठीक है। वैसे अगर बात करें तो यहाँ पे 15 नवंबर 2023 की बात आई तो मैंने आपको बिरसा मुंडा के बारे में बता दिया, लेकिन एक शहीद वीर नारायण सिंह के बारे में भी जान लेते हैं। इनको माना जाता है प्राइड ऑफ सोनाखान इन छत्तीसगढ़, तो ये वहाँ के ट्राइबल लीडर थे, ठीक है। और बेसिकली ये ग्रेन स्टॉक को लूटते थे गवर्नमेंट से और पुअर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे ड्यूरिंग द रीन ऑफ फेमाइन। 1856 की बात मैं कर रहा हूँ अभी। और जो इनका सेक्रीफाइस था वीर नारायण सिंह जी का, वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट रहा, और आप कह सकते हो 1857 के रिवोल्ट में भी इनका काफ़ी ज़्यादा सहयोग रहा। फिर आपको पता है, सब लोग जानते हैं श्री अल्लूरी सीतारमन राजू जी को। वो जन्म लेते हैं 4 जुलाई 1897 को।
मोगालू आंध्र प्रदेश में। अल्लूरी सीतारमन की बात करें तो उनको रमप्पा रिवेलियंस के लिए बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है। रमप्पा जो ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़े थे, जिसमें उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था ट्राइबल लोगों को विशाखापट्टनम में और ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में कि आप फॉरेनर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट करो। वो वही थे जिन्होंने इंस्पायर किया था रिवोल्यूशनरीज को कि आप फाइट करो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। चलिए, ये तो हो गए ट्राइबल। एक और में जान लेते हैं, रानी गैडेलियो। ठीक है, जब मेल पार्ट की बात की है तो अब फीमेल पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, ट्राइबल लीडर्स में रानी गैडेलियो की बात करेंगे। वो नागा स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर माना जाता था उनको, जिन्होंने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था। वो बस 13 साल की थी, तो वो हेरक्का एक रिलीजियस मूवमेंट था अपने कजन के साथ, जिनका नाम था होपो जेडोंग, उनके साथ जाके ज्वाइन कर ली थी 13 साल की उम्र। आज 23 की उम्र में पीडीएफ खोजते फिरते हैं लोग, है ना, मतलब जस्ट एज जोक बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। फिर बहुत सारे हैं, सिद्धू और कानू मुर्मू, उसको हम लोग देखेंगे बाद में। अब पीएम जनमान के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, पीएम जनमान द यूनियन कैबिनेट प्रिसाइडेड ओवर बाई किसके द्वारा किया गया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। उन्होंने अप्रूव किया है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान को। ठीक है, जो भी फैक्ट्स मैं दे रहा हूं, आप कहीं अगर शॉर्ट में लिख लो तो लिख लेना। बुक्स अवेलेबल हो गई है मार्केट में, जाके खरीद लो। 100 रुपये 200 रुपये से कुछ नहीं जाता, जाके ले लो, बहुत बेनिफिट करता है कभी कभी चीज़ों को लेने से भी। ठीक है, अब ये जो स्कीम है ना पीएम जनमान, इसकी टोटल आउटले कितनी है? इसकी टोटल आउटले है आपको 24,104 करोड़ रुपए, जिसमें से 15,336 करोड़ जो होगा वो कंट्रीब्यूट किया जाएगा सेंटर। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसीलिए वीडियो शुरू होने से पहले मैंने बता दिया कि इसमें 5-6 बार आएगा, उसको बताने की जरूरत नहीं होगा। ठीक है, और स्टेट की शेयर कितनी होगी? 8,768 करोड़। ठीक है, अब बेसिकली यूनियन फिनांस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन ने अपने बजट स्पीच 2023-24 वाली में इस चीज को अनाउंस कर दिया कि ये दिया जाएगा। अब ये जो बजट एलोकेशन है, देखो गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज करो, बहुत करो, खूब करो, करना भी चाहिए, जो भी सत्ता में उसके अगेंस्ट रहो, ताकि आपको समझ में आए कि आप कहाँ ठगे जा रहे हो। लेकिन जब वो अच्छा करे तो उसको अप्रिशिएट भी करो। ठीक है, तो ट्राइबल की अगर हम बात करें तो जो बजट एलोकेशन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने किया है, वो बहुत ही ज़्यादा सब्सटेंशियली हाई है। ये लगभग आपको 12,461 12,461.88 करोड़ है 23-24 के फाइनेंशियल ईयर में, जो कि इंक्रीज है 190.08%। तो 190% का इंक्रीज देखा गया है, जो कि एक कमेंडेबल जॉब है। ठीक है, स्कीम जो है वो कंसंट्रेट करेगा 11 क्रिटिकल इंटरवेंशंस को देखेगा, 9 लाइन मिनिस्ट्री जिसमें इन्वॉल्व होगी, जो कि इंश्योर करेगी किस तरीके से आप जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, जो ऑलरेडी स्कीम्स रन कर रही हैं, ठीक है, वो स्कीम्स उन तक पहुंचे और वैसी स्कीम्स जो उन लोगों के लिए रिक्वायरमेंट है वो उनको मिले। ठीक है, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी पीवीटीज के बारे में बता दिया, लेकिन फिर भी अभी हम लोग कुछ चीज़ और समझेंगे बेसिक्स। पीवीटीज की बात कर लेते हैं। पीवीटीज वैसे ट्राइबल ग्रुप जो मैंने ऑलरेडी समझा दिया, इसमें कुछ कमीशंस बने थे टाइम टू टाइम देखा गया लेकिन किया नहीं गया। ठीक है, तो 1960 और 61 में आपको देवार कमीशन बना था। देखिए, ये आपको याद रखना है, अगर एग्जाम में पूछ देना देवार कमीशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, तो आपको देखना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा जवाब। तो ये है देवार कमीशन जो था वो पीवीटी से रिलेटेड था, जो कि आइडेंटिफाई किया था डिस्पैरिटीज शेड्यूल्ड ट्राइब्स लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ द प्राइम। देखो, जो देवार कमेटी था ना, उसने जो डिस्पैरिटीज देखे उसके बाद उन्होंने डिफाइन किया कि नहीं रुको, ट्राइबल ग्रुप्स में भी कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हैं। आपको क्या लगता है रिजर्वेशन सिस्टम इतना बुरा है? बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ रिजर्वेशन तभी बुरा हो सकता है जब वो सिर्फ और सिर्फ क्रीम्स के द्वारा लिया जाए, क्रीमी लेयर्स के द्वारा ज़्यादा लिया जाए। ठीक है, जिसके पिताजी IAS IPS हैं वो रिजर्वेशन ले रहे हैं, ठीक है, रिजर्वेशन इज समथिंग विच इज़ नॉट इक्विटेबल इन द फॉर्म ऑफ मॉनिटरी पर्पस और दिस एंड दैट। सोशल स्ट्रक्चर को भी देख के दिया जाता है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सोशल अपलिफ्टमेंट बहुत जरूरी है। लेकिन आप खुद सोचो कि अगर जो सनसेट क्लॉज बना था उसके लिए, अगर वो रिजर्वेशन अपना काम फुलफिल ना कर पा रहा हो तो वो पॉइजन हो जाएगा ना। मान लो एक ट्राइबल ग्रुप्स में एक ग्रुप है, आप PDF खोलना UPSC की
मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब किसी से भी कोई भी वो नहीं है, इशू नहीं है, मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ जो कि मुझे बताना चाहिए। तो आप पीडीएफ खोलना, तो आप उसमें से ना एक बार कोशिश करना, टू बी वेरी फ्रैंक, ट्राइब से कितने लोग आ रखे हैं। तो आपको एक कम्युनिटी या दो कम्युनिटी के लोग बहुत सारे दिखेंगे, लेकिन क्या एक दो कम्युनिटी ही है हमारे इंडिया में? ऐसा नहीं है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब सिर्फ एक होता है। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो पीवीटीज है ना वो पीछे रह जा रहे हैं, और जो वहाँ पे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, कुछ एक सेक्शन जो है वो क्रीम्स में आ चुके हैं, और क्रीम में आके वो अच्छे तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं सिचुएशन को, अच्छे तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं सारे के सारे स्कीम्स को, अच्छे तरीके से यूज कर पा रहे हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन रिजर्वेशन को। तो आपको समझना चाहिए, ये क्लासिफिकेशन होनी चाहिए। चलिए ठीक है, सोसाइटल जो इन्फेक्शन था उसको तो हटाने के लिए जो हम लोग रूल्स बनाए वो ठीक है, अच्छी बात है, वो आनी भी चाहिए थी। लेकिन अब उसको ध्यान देना है कि जिन तक नहीं पहुँच पा रहा है उन तक किस तरीके से पहुँचाया जाए। बिहार में जाओ, बहुत सारे ऐसे आपको एससी कैटेगरी के लोग मिलेंगे जो अभी भी बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिटेड, स्टंटेड मिलेंगे आपको, बहुत ज़्यादा इफेक्टेड मिलेंगे। उनकी मदर्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक मिलेंगी आपको, बच्चे उनके बर्थ लेने से पहले मर जाते हैं। ऐसा होता है, और ऐसा हो एकदम इंटेंसिफाई में, मतलब ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ को, मैं एकदम फैक्ट बता रहा हूँ आपको, ऐसा होता है। बहुत लोगों के पास 2 रोटी खाने को नहीं है और वो बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन उन सब कुछ तो पहुँचना चाहिए जो गवर्नमेंट इतनी स्कीम्स निकाल रही है ना। तो ये होना चाहिए। चलिए, तो ये पीवीटीज था, देवार कमीशन आपको याद रखना है। 2006 में इस कैटेगरी को फिर से रीनेम किया गया। पहले तो किया गया था पीटीजी बनाया गया था, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप बोल दिया गया इनको, लेकिन 2006 में फिर से आए लोग, फिर से नाम का परिवर्तन कर दिया गया और नाम हो गया आपको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को पीवीटीजीज कहते हैं। 1973 में देबार कमीशन जो था उन्होंने एस्टेब्लिश किया प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप को एक डिस्टिंक्ट कैटेगरी में, जहां पे उन्होंने, तो जो कैटेगराइजेशन हुआ ना वो बेसिकली उनके जो डिक्लाइनिंग या फिर स्टैगनेंट पॉपुलेशन के टर्म पे किया गया, ठीक है ना। कहते थे ना कि प्री एग्रेरियन जो टेक्नोलॉजी था, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस और लो लिटरेसी का जो रीजन है उसको और ग्लोरीफाई किया गया, उसको और देखा गया नज़दीक से जाके, ठीक है। अभी हम लोग करेंटली बात कर ले, 75 वैसे ग्रुप्स हैं लगभग इन 22,544 विलेजेस में हमारे 18 स्टेट्स ऑफ इंडिया में और 1 यूटीज़ में, जहाँ पे टोटल 28 लाख इंडिविजुअल्स स्टे करते हैं, ठीक है। चलिए, अगर हम लोग बात करें तो उड़ीसा के पास हाईएस्ट नंबर है, मोर देन 2.5 लैक्स ऑफ पीवीटीज हैं, ठीक है। तो उड़ीसा, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश आ जाइए, फिर बिहार एंड झारखंड जिसमें 9 है, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ जिसमें 7 है, तमिलनाडु में 6 पीवीटीज हैं, केरल एंड गुजरात में 5 है, सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है, याद रखिएगा। देन उड़ीसा में, उसके बाद फिर आपको आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग हरियाणा के प्राइवेट सेक्टर कोटा लॉ के बारे में, जिसको क्वेश कर दिया गया है, हटा दिया गया है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने नवंबर 17, 2023 को क्वेश कर दिया वैसे लॉ को, जिसको इनेक्ट किया गया था हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा 2021 में, जो गारंटी करती है कि 75% रिजर्वेशन आपको मिलेगी अगर आप हमारे लोकल हो। कहाँ मिलेगी? प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में इन हरियाणा, ठीक है। इसको क्वेश कर दिया गया, हटा दिया गया। बेसिकली हरियाणा प्राइवेट सेक्टर जो कोटा लॉ था उसके बारे में बात कर लेते हैं। नवंबर 2020 में हरियाणा असेंबली ने पास किया था हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल 2020, जिसको मैंडेटरी किया गया था वैसे एम्प्लॉयर्स के लिए स्टेट में कि आप रिजर्व करोगे 75% ऑफ सीट्स, 75% ऑफ जॉब्स, जो कि मंथली सैलरी देती है, मंथली सैलरी लेस देन 30,000 रुपये देती है। उसमें 30,000 जो भी पे कर रहे हैं उस लेवल तक की जॉब में आपको 75% लोकल्स को देनी होगी जॉब। ओरिजिनली यह ₹50,000 था लोकल, जो वैसे लोकल जो रिसाइड कर रहे हैं उस स्टेट में। अब आप मुझे एक बात बताओ, गुड़गांव चले जाओ, मानेसर चले जाओ, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो कि प्राइवेट कंपनी है लेकिन बहुत ही प्रोमिनेंट कंपनी है। अगर वो ऐसा करने लगी तो स्किल पे थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा और उनके प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ेगा। यह जो बिल है वो रिसीव किया गया गवर्नर की एसेंट को मार्च 2, 2021 को। नो नीड टू रिमेंबर, क्योंकि इसको क्वेश कर दिया गया है और इसको इफेक्ट में लाया गया था जनवरी 2022 में। अच्छा, ऐसे कुछ और भी स्टेट्स हैं जिन्होंने ऐसे लॉज को इनेक्ट किया था। कौन कौन ऐसे स्टेट हैं? महाराष्ट्र ने कहा था 80%, कर्नाटका ने कहा था 75%, आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं तो 75% की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश 70% के पास ऐसे कुछ रिजर्वेशन की लॉज थे जो लोकल्स के लिए प्राइवेट सेक्टर में इंट्रोड्यूस करने की बात कही गई थी। अब बात करते हैं जनजातीय गौरव दिवस के बारे में। ऑलरेडी हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं। तो जनजातीय गौरव दिवस को 15 नवंबर 2023 को मनाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया 3 की इनिशिएटिव्स जो इंश्योर करेगी लास्ट माइल वेलफेयर स्कीम, डिलीवरी एंड प्रोटेक्शन फॉर पीवीटीज, ठीक है। मतलब कोने कोने तक, हर कोने तक जाना है, हर पेड़ तक जाना है और हमें पता करना है जो भी पीवीटीज है उनका ख्याल रखना है, ठीक है। हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा, है ना। तो जो ये डेट जो है 15 नवंबर, वो श्री बिरसा मुंडा जी की बर्थ एनिवर्सरी है, जिनको आप धरती आबा भी कहते थे, ठीक है, जिनको भगवान भी माना जाता था ट्राइबल कम्युनिटीज़ के द्वारा।
प्राइम मिनिस्टर ने इनिशिएट किया विकसित भारत संकल्प यात्रा, द प्रधानमंत्री पीवीटीज ग्रुप, जिसको पीएम पीवीटीज कहते हैं। बेसिकली ये एक डेवलपमेंटल मिशन है जहां प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान योजना को चलाया जाएगा। ठीक है, बहुत ही आराम तरीके से समझिए, कुछ भी नहीं है इसमें। कुछ की इनिशिएटिव समझ लेते हैं। इसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाला गया। मेन फोकस था इस यात्रा का कि रीच करना है वैसे लोगों तक और अवेयरनेस फैलाना है और बेनिफिट्स प्रोवाइड करना है वेलफेयर स्कीम्स का, जो लोग इससे अनअवेयर हैं। ठीक है ना। चलिए, तो प्राइम मिनिस्टर ने फ्लैग ऑफ किया आईईसी। आपको पता है आईईसी कीवर्ड याद रखिएगा। आईईसी विल बी यू कैन सी दिस इन एनी एग्जाम, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो वंस इन खुंटी झारखंड, मैंने आपको बताया था खुंटी जो झारखंड वाला एरिया है वहां पे इन्होंने किया। ठीक है ना, जो कि जहां पे लॉन्च किया गया विकसित भारत संकल्प यात्रा को। ठीक है, पीएम पीवीटी मिशन के एम्बिट में बात कर लेते हैं। पीएम पीवीटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो बेसिकली एम करता है कि कैसे इंप्रूव किया जाए सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को पीवीटीज का। ठीक है, इसके लिए 24,000 करोड़ रुपया फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब को इन्विजेज किया गया है यूनियन बजट में। ठीक है ना। फिर हम लोग बात करें पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम जनमान के बारे में। ऑलरेडी हम लोगों ने इसके बारे में बात कर लिया है, तो उसको फिर से पढ़ के जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 की। बेसिकली वर्ल्ड फूड इंडिया WFI 2023 की बात करें तो यह इवेंट जो है वो कंक्लूड किया गया है नवंबर 5, 2023 को। कहाँ पे किया गया? तो भारत मंडपम प्रगति मैदान। भारत मंडपम बहुत सुनते आ रहे हो आप, भारत मंडपम न्यू दिल्ली प्रगति मैदान। G20 समिट तो आपको याद ही होगा। G20 मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, 20 मिनट की होगी। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंडिया इन कॉन्टेक्स्ट विद G20 आपको मिल जाएगी। विजन आइस मैगजीन से यूज़ किया हूँ मैं कंप्लीट, तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली दो वर्ल्ड फूड इंडिया प्रोग्राम है उसको कंक्लूड किया गया नवंबर 5, 2023 को भारत मंडपम पे प्रगति मैदान में नई दिल्ली में। वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भी प्रेजेंट थी। इवेंट कब से कब टेक प्लेस किया? नवंबर 3 से 5, 2023 तक। इनॉग्रेट किया गया पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा। तो ये याद करने की तो दिक्कत आएगी नहीं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इसका बेसिक एम क्या था? इसका एम यही है कि इंडिया को प्रेजेंट करना है एज ए फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के तौर पे इंडिया को प्रेजेंट करना है। ठीक है, और कमेमोरेट किए 2023 को एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। ये तो पता ही है आपको। श्री अन्ना भी कहा गया है मिलेट को। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मिलेट्स को श्री अन्ना किसने कहा है, किसने इसको श्री अन्ना का नॉमेनक्लेचर दिया है। ठीक है, पार्टनर कंट्री की बात कर लें तो नीदरलैंड पार्टनर कंट्री थी। अब देखिए, याद करने वाली चीज़ें यहाँ पे आती हैं कि अगर वर्ल्ड फूड इंडिया प्रोग्राम की बात करें तो उसमें पार्टनर कंट्री कौन थी? तो नीदरलैंड थी। ये एग्जाम में पूछा जाएगा। इवेंट बेसिकली फोकस करता है कौन सी कंट्री को? तो वो करता है जापान को। पहला एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया जो हुआ था वो हेल्ड हुआ 2017 में। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 की बात कर ले। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 एक गेटवे है इंडियन फूड इकोनॉमी का। फूड बास्केट बनाना है इंडिया को वर्ल्ड का। बेसिकली फैसिलिटेट करता है पार्टनरशिप्स को इंडियन एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स के बीच में। ठीक है ना, एक तरीके का गैदरिंग है, भीड़ भाड़ है जहाँ पे भोज होगा, बस इतना समझ लो। मतलब लोकल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, आपको समझ लेना चाहिए। ठीक है, एक गैदरिंग है जहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स आएंगे, प्रोड्यूसर्स आएंगे, फूड प्रोसेसर आएंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे, पॉलिसी मेकर्स आएंगे, ऑर्गेनाइजेशन आएगी डिफरेंट ग्लोब फूड इकोसिस्टम की और बात करेगी। आई होप कि इसमें फार्मर्स भी इन्वॉल्व हो, है ना। प्रोड्यूसर्स हैं तो बिल्कुल होंगे ही फार्मर्स, है ना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऐसा ना हो कि अंबानी अदानी का काम चल जाए इस पर। ठीक है, चलिए इतना हो गया। तो अब एक चीज़ रह गया, भारत मंडपम के बारे में समझ लेते हैं बिना किसी चीज़ को समझे। और जो उसके इनिशियल फैक्ट्स जो एग्जाम में आने वाले हैं उसको तो मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। हो सकता है थोड़ा लेंदी बन जाए इन्फॉर्मेशन, लेकिन लेना जरूरी है। अगर हम लोग भारत मंडपम की बात करें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर्स को। IECC कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं IECC, दैट स्टैंड फॉर इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर। तो ये कॉम्प्लेक्स था जिसको हम लोग भारत मंडपम कहे थे, प्रगति मैदान में नई दिल्ली में। यह जो IECC कॉम्प्लेक्स था ना, इंडिया का लार्जेस्ट माइस था। अब आप कहोगे यार IECC तो समझ में आ गई है, माइस क्या होता है? माइस होता है मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस। यही कराया जाएगा यहाँ पे। मीटिंग्स कराए जाएंगे, इंसेंटिव्स कराए जाएंगे, कॉन्फ्रेंसेस कराए जाएंगे, एग्जीबिशंस कराए जाएंगे। ठीक है ना। बेसिकली इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें कन्वेंशन सेंटर होंगे, एग्जीबिशन हॉल्स होंगे और फिर आपको एम्पी थिएटर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन की, इस कन्वेंशन सेंटर की, तो बेसिकली इंडिया के डिफरेंट ट्रेडिशनल आर्ट एंड कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। नेशन के रिच हेरिटेज के बारे में बताता है। जो टर्म है, अब आई आपकी पीटी की बात। ठीक है, आप UPSC दो या कोई एग्जाम दो, आई डोंट केयर, लेकिन आपको ये फैक्ट्स याद होने चाहिए। जो टर्म होता है भारत मंडपम, ये लिया गया आपको लॉर्ड बसवेश्वरा से। ठीक है ना, लॉर्ड बसवेश्वरा के कंसेप्ट है अनुभव मंटपा। कौन सा कंसेप्ट है? अनुभव मंटपा। ठीक है,
अनुभव मंटपा एक जो लॉर्ड बसवेश्वरा जी का जो कंसेप्ट है उससे लिया गया है, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशन था। 12वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, अनुभव मंटपा की बात करें, इसको वन ऑफ द अर्लीस्ट पार्लियामेंट ह्यूमन हिस्ट्री का माना जाता है। दिस पॉइंट यू शुड स्टिक इन योर माइंड, ठीक है। वैसे जहाँ पे क्या होता यही था, पोइट्स और सोशियल स्पिरिचुअल रिफॉर्मर्स आते थे, जिनको हम लोग सरानास कहते थे, वो डिस्कस करते थे आपस में। याद है आपको तमिल संगमम, अगर आपको याद होगा तो, जो आपको मदुरई वाले रीजन में होता था, जैसे पहला दूसरा तीसरा तमिल संगमम होता था, ठीक है, जिसमें पहला दूसरा तो कह दिया कि वो नदी में चली गई, मिल गई, सबमर्ज हो गई, लेकिन तीसरे में बहुत सारी बुक्स मिली है हमें, है ना। अब हम लोग कुछ हिस्टोरिकल का आस्पेक्ट समझ लेते हैं। प्रभुदेवा की बात कर लेते हैं। एक रिनॉन्ड योगी थे जिन्होंने सर्व किया था जब प्रेसिडेंट, जब लॉर्ड बसवेश्वरा प्राइम मिनिस्टर थे तब। मेंबर ऑफ अनुभव मंटपा की बात कर लेते हैं। वो लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किए जाते थे, इंस्टीड उनको चुना जाता था, नॉमिनेट किया जाता था हायर अथॉरिटीज़ के द्वारा, ठीक है। चलिए, तो ये बेसिक कंसेप्ट भारत मंडपम का वहीं से आया। तो मैंने इसको पढ़ा था विजन आईएएस के मंथली मैगजीन में, तो आई थॉट आई शुड डिस्कस विद यू, ठीक है। चलिए, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा और 6वें राष्ट्रीय पोषण माह 2023 की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो, अगर आप रूरल बैकग्राउंड में रहते हो या फिर कभी टच में रहे हो तो आपको पता होगा इंडिया में चीज़ें तो पहुंच रही हैं अब, लेकिन लोग माल न्यूट्रिटेड हैं, उनको देखना है, स्टंटेड हैं, उनको देखना है। तो बेसिकली 6वां राष्ट्रीय पोषण माह जो आया 2023 में किसके द्वारा लाया गया था? बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा लाया गया, सेलिब्रेट किया गया 6वां राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर 2023 में, पूरी मंथ थी ये। फोकल पॉइंट क्या था? पोषण माह 2023 बेसिकली फोकस करेगा, कल्टीवेट करेगा, अवेयरनेस फैलाया जाएगा, वाइड स्प्रेड अवेयरनेस को फैलाया जाएगा, जो कि कंसर्न होगा क्रिटिकल ह्यूमन लाइफ स्टेजेस से। कौन कौन सी एजेस होगी यहाँ पे? एजेस को समझना कौन कौन होगी? प्रेगनेंसी होगी, इन्फेटेंसी होगी या इन्फेंसी होगी, इन्फेंट जिसको कहते हैं, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस एज की बात होगी, ठीक है। प्रेगनेंसी, इन्फेंट, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। जो एम होगा, बेसिक एम होगा, वो फोस्टर किया जाएगा न्यूट्रिशनल अंडरस्टैंडिंग को इंडिया में चारों तरफ जा जाके, ठीक है ना। और यहाँ इसका थीम क्या है? न्यूट्रिशनल अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे तो इसका थीम है सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत। ये याद रखिएगा, यू कैन सी दिस इन एग्जाम। सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत, दैट इज जो इंग्लिश वर्ग के लोग हैं, न्यूट्रिशनल रिच इंडिया, एडुकेटेड इंडिया, एम्पावर्ड इंडिया, ठीक है। देखो, हिंदी मेरी बहुत खराब थी, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा उसको रीड किया ना, मुझे समझ में आने लगा। तो आप भी रीड कर सकते हो, हिंदी सबको आना चाहिए। सबको मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हिंदी हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि सबको आना चाहिए, लेकिन हाँ, पता होना चाहिए अगर आप यूपी, बिहार और हिंदी बेल्ट से बिलोंग करते हो तो, ठीक है। पोषण अभियान की बात कर लेते हैं। इसको लॉन्च किया गया था मार्च 8, 2018 को। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, देख लीजिए, फिर से आ गया। विच विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम्स, किसके द्वारा डन किया जाएगा? स्टेट अथॉरिटीज के द्वारा। बेसिक एम क्या है? एम यही है कि कैसे भी टारगेट करना है यूनिक 1000 डे की एक विंडो तैयार करना है, जहां पे चाइल्ड बर्थ और प्री एंड पोस्ट डिलीवरी की बात करेंगे, प्री एंड पोस्ट डिलीवरी सपोर्ट की बात करेंगे, 1000 डे विंडोज प्रोवाइड करके, ठीक है ना, जो कि मैल न्यूट्रिशन को रोकेगा, ठीक है। अब चलिए, आखिर जो स्कीम्स हैं उसमें लेयर्स हैं। लेयर्स क्या हैं? बेसिकली ये इंप्रूव करेगा न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ वुमेन, चिल्ड्रेन को जो 0 से लेकर 6 ईयर तक बिलोंग करते हैं, एडोलेसेंस गर्ल, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स को, ठीक है ना। देखो, वुमेन्स के केस में क्या होता है ना, मतलब ब्लड लॉस की भी एक कंडीशन होती है, साथ में उनको बर्थ भी देना होता है, साथ में उनके साथ एक ग्रोइंग फैक्टर होता है, जिसमें क्या होता है, उनको ना न्यूट्रिशनल वैल्यू, न्यूट्रिशनल अप्रोच ज़्यादा मिलना चाहिए, न्यूट्रिशन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। माल न्यूट्रिशन वाला कंडीशन उनके साथ होगा तो उनके साथ साथ उनकी बेबी भी इफेक्टेड होंगे, इसके साथ साथ हमारी सोसाइटी इफेक्टेड होगी, सोसाइटी इफेक्टेड होगा तो पूरा देश इफेक्टेड होगा, डूब जाएगा। यही होते आया अभी तक, ठीक है। तो बेसिकली सेकंड क्या है? टू रिड्यूस एनीमिया, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। वुमेन के बीच में ये बहुत ही इशूज़ हैं, आप अपने घर में भी देखते होंगे, ठीक है, कि आपकी कोई अगर फीमेल पार्टनर है या कोई भी है तो जल्द ईजिली थक जाती हैं। इसका रीज़न एनीमिया बहुत एक बड़ा रीज़न होता है। एडोलेसेंट गर्ल जो 15 से लेकर 49 ईयर्स हैं, उनके बीच में देखा जाता है। यंग चिल्ड्रन 6 से 59 मंथ, बेसिकली क्या होता है, अगर इसको कंट्रोल होगा तो उनके जो बर्थ वेट होता है वो इंप्रूव होगा। फिर स्टंटिंग को प्रिवेंट करना है। स्टंटिंग एक कंडीशन है जहाँ पे क्या होता है, उनकी एज के अकॉर्डिंग वो काफ़ी छोटे रह जाते हैं, मतलब उनका एज तो ज़्यादा हो रहा है लेकिन उनकी हाइट ग्रोथ नहीं हो रही है। द चाइल्ड जिसको आप स्टंटेड डिफाइन करते हो, इफ़ दे आर टू शॉर्ट फॉर देयर एज, बेसिकली क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है उसको हिंडरेंस मिला है, उनको हिंडर्ड हुआ है, ठीक है। स्टंटिंग जो है वो एक इशू नहीं है चाइल्डहुड के वक्त। बेसिकली ये फिजिकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को रोकता है। स्पीच, सोचने की क्षमता, IQ, रीडिंग,
अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी, रिफ्लेक्टिविटी, ये सारी चीज़ों को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। तो स्टंटिंग आपको समझना है, अगर आप कहीं अधिकारी बन के जाते हो, ऑफिसर बन के जाते हो, मतलब मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो अभी दोज हु आर वर्किंग एज अ SDM एंड ऑल, तो उसमें मैंने देखा एक चीज़ को कि जब वो वहाँ पहुँचते हैं ना, तो उस नज़रिए से अब देखना शुरू किया कि हाँ ये बच्चा अगर इसके पास कुछ स्कीम जा रहा है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है पहले उसको पूरा किया जाए। उसके लिए गवर्नमेंट बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट के मेहनत करने से साथ साथ आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, प्रिवेंट एंड रिड्यूस अंडर न्यूट्रिशन, जैसे अंडर वेट प्रिवेलेंस होता है एज 0 से 6 ईयर। फॉर मैक्सिमाइजिंग द न्यूट्रिशनल आउटकम गवर्नमेंट लॉन्च सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0, जिसमें ICDS की बात कर रही है। अब ICDS की बात कर लेते हैं। देखो, मैं एक भी पॉइंट छोड़ूंगा नहीं, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये क्या था निकल गया। ICDS बेसिक का मतलब होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसमें हम लोग चाइल्ड की न्यूट्रिशन सप्लाई, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप पे बात करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पोषण अभियान स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, जिसको SAG कहते हैं, नेशनल क्रीज सिस्टम, ये सब ध्यान होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS स्कीम के बारे में, तो बेसिकली ये सर्व करेगा चिल्ड्रन 0 से 6 ईयर तक एंड प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग मदर्स हैं, उनके लिए। बेसिकली इसमें सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा, प्री स्कूल एजुकेशन की बात हो जाएगी, हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल एजुकेशन की बात होगी, एजुकेशन न्यूट्रिशन दोनों आगे। अब इम्यूनाइजेशन की बात कर लेते हैं, इम्यूनाइजेशन भी आएगा, हेल्थ चेकअप भी होंगे, रेफरल सर्विसेज भी होंगे, ठीक है। अब ICDS समझ ही रहे हैं, तो उसके अंदर समझ लेते हैं क्या क्या स्कीम आएगा। तो आंगनवाड़ी सर्विसेज स्कीम आएगा, ठीक है। तो ICDS के अंदर में आपको PN आंगनवाड़ी सर्विस स्कीम मिल जाएगी। बेसिकली आंगनवाड़ी सर्विस स्कीम जो है वो एक यूनिक प्रोग्राम है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट के लिए। जो बेनिफिशियरीज होते हैं वो उसमें बच्चे होते हैं एज ग्रुप के 0 to 6 ईयर, प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स। बेसिकली ये एक पैकेज होता है, 6 सर्विसेज में दिया आता है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, प्री स्कूल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप एंड रेफरल सर्विसेज, ठीक है। इसी के बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की बात कर लेते हैं। ICDS के एम्बिट में मातृ वंदना योजना की बात कर ले तो ये कैश इंसेंटिव प्रोवाइड करती है, अमाउंट 5,000 की 3 इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड किया जाता है, डायरेक्टली टू द बैंक ट्रांसफर होता है। इसमें DBT कहते हैं। आप किसको किसको किया जाता है? प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर को, जिसको PWNLM कहते हैं। DBT तो आप समझ रहे हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, बीच में कोई भी एक दलाल नहीं होगा, ये भी समझने वाली बात है। प्रेगनेंसी के वक्त, ठीक है ना, प्रेगनेंसी के वक्त और लैक्टेशन के वक्त इन रिस्पॉन्स टू कि वो अपने स्पेसिफिक कंडीशंस को, स्पेसिफिक सिचुएशंस को खुद से खुद डील कर पाए। फिर एक होता है नेशनल क्रीच, यहाँ पे आप एक वर्ड देख रहे होगे, आई शुड नॉट अवॉइड दिस वर्ड, नेशनल क्रीच स्कीम। बेसिकली नेशनल क्रीच स्कीम की बात करें, यह प्रोवाइड करता है डे केयर फैसिलिटीज चिल्ड्रन को ऑफ एज ग्रुप ऑफ 6 मंथ to 6 ईयर ऑफ वर्किंग वुमेन जिनके बच्चे 6 महीने से लेकर 6 साल तक के हैं, उनको यहाँ पे डे केयर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है ना। यह फैसिलिटी जो होगा वो आपको प्रोवाइड की जाएगी 7.5 आवर्स के लिए एक डे में फॉर 26 डेज इन अ मंथ, ठीक है। चिल्ड्रंस को प्रोवाइड किया जाएगा सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन और हेल्थ एंड स्लीपिंग फैसिलिटीज़। तो ये बहुत ही सुंदर स्कीम है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग PM यशस्वी स्कीम के बारे में। PM यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया एंड फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC। तो बेसिकली ये एक आपको अम्ब्रेला स्कीम है अदर बैकवर्ड क्लासेस OBCs, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस EBCs एंड डी नोटिफाइड एंड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब के लिए। यहाँ पे एक टर्म आ रहा है डी नोटिफाइड, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब, DNT के बारे में समझ लेते हैं। डी नोटिफाइड, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक क्या होता है? ये कम्युनिटीज़ ही हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल और डिप्राइव्ड हैं। ये भी याद रखना। DNTs की बात कर लेते हैं, डी नोटिफाइड की। ये कम्युनिटीज़ वैसे होते हैं जिनको नोटिफाई नहीं किया गया था, जिनको नोटिफाई हम लोग नहीं किए थे उस समय, और अंग्रेज जो थे उनको बॉर्न क्रिमिनल्स कहते थे। मतलब ब्रिटिश रीन के समय में जब भी ये जन्म लेते उससे पहले इन पे गुंडा एक्ट लगा देते थे। समझ लो कि इनको बॉर्न क्रिमिनल कहा जाता था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रीन अंडर द सीरीज ऑफ लॉज, जो कि जैसे कि एक था क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट 1871। मतलब आप मेरे ज़मीन पे आके मेरी चीज़ों को बर्बाद करो और हम आपसे लड़े तो हम बॉर्न क्रिमिनल हो गए, ठीक है। ये वाली बात हो गई। तो आप सोचो उस वक्त की चीज़ों को लेकर अभी क्या हो रहा था। IPC CRPC में हुआ क्या? IPC CRPC भी तो वही था ना, उसको चेंज किया जा रहा है। तो ये जो एक्ट थे वो रिपील किया गया बाय द इंडिपेंडेंट इंडियन गवर्नमेंट इन 1952, और ये जो कम्युनिटीज़ थे उनको डी नोटिफाइड कर दिया गया। जो नोटिफाइड ट्राइब थे जिनको बॉर्न क्रिमिनल बोला जाता था, माना जाता था बाई सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसको हटा के इंडिपेंडेंट इंडियन गवर्नमेंट इन 1952 उनको डी नोटिफाइड कर दिया गया, ठीक है ना। ये बेसिक चीज़ें आपको समझनी चाहिए। इन द सेंट्रल, अब ये क्या है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो प्रोवाइड करती है टॉप क्लास स्कूल एजुकेशन OBCs, EBCs और DNTs के लिए। NTs थे, अब वो DNTs हो गए हैं। इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है ये आपको याद होना चाहिए फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको कैम्बिट में ये इंप्लीमेंट किया जाएगा। स्कॉलरशिप दिया जाएगा इस स्कीम के अंदर में, जो कि अवेलेबल होगा। आप इंडिया में पढ़िए,
इंडिया में पढ़ने के लिए ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा एंड विल बी अवॉर्डेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। चलिए अब बात करते हैं उड़ान 5.2 के बारे में। उड़ान उड़ान उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है, आम नागरिक भी उड़ेंगे, ये तो पहले ही हम लोग जानते थे। अब 5.2 जो इसका वर्जन लॉन्च हुआ उसके बारे में जान लेते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट्स हो रहा है तो उसको समझते हैं। उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, बेसिकली ये स्कीम था जो लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट एंड रीजनल कनेक्टिविटी इन्हांसमेंट के लिए इसको लॉन्च किया गया था। बेसिकली ये पार्ट था आपको नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 के एम्बिट में इसको लाया गया था। यह जो स्कीम था वो एप्लीकेबल था 10 साल के लिए। आउटकम क्या हुआ, अब इसकी आउटकम क्या हुई, देखो कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट कर रही है, कुछ ना कुछ हो भी रहा है। जैसे इंफ्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो आपको, ठीक है, पीएम गति शक्ति देख लो, ठीक है, फिर आपको जो बॉर्डर एरियाज़ में जो वाइब्रेंट प्रोग्राम्स ला रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वुमेंस के लिए। अब बेसिक ना डीबीटी एक चीज़ है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये एक बहुत ही सुंदर चीज़ है। डीबीटी क्यों सुंदर है, देखो यार जिसको चाहिए ना उसके पास सीधे पॉकेट में जाएगा, रिस्पेक्टिव बीच में एक जो होता है ना आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना, वहीं पे होल हो जाता है ना। तो वो चीज़ों को ध्यान रखना है। द नंबर ऑफ ऑपरेशनल एयरपोर्ट जो हैं वो बढ़ गए हैं, 141 हो गए हैं 74 से। 74 थे 2014 में, अब वो 141 हो गए हैं। 73 अंडरसर्व्ड अनरिजर्व्ड वैसे डेस्टिनेशंस थे जिनको इंक्लूड किया गया है। 62 एयरपोर्ट्स, 9 हेलीपोर्ट्स एंड 2 वाटर एरोड्राम्स में, ठीक है ना, अंडर उड़ान स्कीम। तो बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी पे ध्यान दिया जा रहा है। अब बात करते हैं 5.2 के बारे में। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी जो हैं मिनिस्टर हैं सिविल एविएशन के, उन्होंने लॉन्च किया है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, जिसको आरसीएस कहते हैं, उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान 5.2 के एम्बिट में। कहाँ पे किया है ये आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। खजुराहो मध्य प्रदेश में, जुलाई 25 2023 को। अच्छा हाँ, इसकी मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, पीडीएफ आप बना लेना खुद से, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको जरूर पढ़ लेना। तो आप इसको टेलीग्राम चैनल से ले लेना, ठीक है ना। अब देखो इसी इवेंट में 5th हेलीकॉप्टर स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट भी हुआ, जिसको हेली समिट 2023 कहते हैं। इसको ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। साथ में एसोसिएशन में थे गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, पवन हंस लिमिटेड, ये एक प्राइवेट कंपनी है, एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को फिक्की कहते हैं। अच्छा एक चीज़ आप जान लो, स्काई रूट, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, स्काई रूट क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, ये जरूर बताना याद से, क्योंकि ये पूछा आ सकता है एग्जाम में। क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे तो ये किसके किसके साथ किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, देखो सिविल एविएशन तो थी मिनिस्ट्री, साथ साथ में गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, पवन हंस लिमिटेड एंड द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की कहते हैं। बार बार फिक्की आ रहा है, फिक्की चाय की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। बेसिकली जो हमें लाना क्या है, हमें आत्मनिर्भरता लाना है, तो उसके लिए कोई तो गवर्नमेंट बॉडी होगी। तो फिक्की की बात कर लेते हैं, ये गवर्नमेंट बॉडी है कि नहीं है ये हम लोग बाद में जज करेंगे। फिक्की जो होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसको कहते हैं। ये एक एसोसिएशन होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया में। फिक्की जो होता है वो एक फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एक एसोसिएशन है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया में। इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, मैं देखो स्टैटिक फैक्ट छोड़ूंगा नहीं, 1927 में इसको लाया गया था। और किसके एडवाइस पे लाया गया था, तो महात्मा गांधी जी की एडवाइस पे लाया गया था, बाई जीडी बिरला एंड पुरुषोत्तम दास जी की पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास एंड जीडी बिरला ने लाया था बाई द एडवाइस ऑफ द महात्मा गांधी। यह लार्जेस्ट ओल्डेस्ट और एपेक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है हमारे इंडिया का। यह एक नॉन गवर्नमेंटल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा, नॉन गवर्नमेंटल प्लस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो फिक्की जो है वो अपने मेंबरशिप को ड्रॉ करती है कॉर्पोरेट सेक्टर से, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों इंस्टीट्यूशंस में होते हैं। साथ साथ में ये इंक्लूड करती है एसएमईज को, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री इंटरप्राइजेस को, और एमएनसीज को, मल्टीनेशनल कंपनीज को भी। चैम्बर एक इनडायरेक्ट मेंबरशिप होता है, लगभग आप समझ लो 2.5 लाख कंपनीज का। वेरियस रीजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स आते हैं इसमें। अब चलिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो आप बहुत दिन से सुनते आ रहे होगे तो आज नाम भी सुन लो। चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या होता है, एक एसोसिएशन होता है, एक नेटवर्क होता है बिजनेस, जैसे बिजनेस टाइप के टाइकून्स का। बेसिकली इसको डिज़ाइन किया गया है कि वो प्रमोट करेंगे एंड प्रोटेक्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स का। एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या होता है, आपस में एक दूसरे को बचाना है, वही वाली बात है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। क्लियर है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो होता है ना वो पूरे दुनिया में एग्जिस्ट करता है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही है। और इनमें कोई डायरेक्ट रोल नहीं, इनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता कि वो क्रिएट करेंगे लॉज को या रेगुलेशंस को, लेकिन वो इफेक्टिव इन्फ्लुएंसिंग रेगुलेटर का काम करते हैं, मतलब रेगुलेट करते हैं, इफेक्ट अपना इन्फ्लुएंस जरूर दिखाते हैं लेजिस्लेटर्स पे, और एक लॉबिंग एफर्ट होता है कि कभी हमारे साथ कोई अन्याय ना हो जाए, ठीक है। चलिए फिर अब बात करते हैं कुछ की हाईलाइट उड़ान 5.2 की। नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, लेकिन जान लो उड़ान 5.2 जो है वो लॉन्च किया गया था कि इन्हांस करेंगे कनेक्टिविटी को रिमोट एंड रीजनल एरियाज में नेशंस के, और अचीव करेंगे लास्ट माइल कनेक्टिविटी को। स्मॉल एयरक्राफ्ट को कहते हैं 1A, जो कि कैरी करता है 9 सीट से कम, और कैटेगरी 1 की बात कर लेंगे जहाँ पे 20 सीट से कम होगी। स्कीम्स ने इंट्रोड्यूस किया हेलीकॉप्टर सर्विसेज को अंडर द वायबिलिटी गैप फंडिंग। अब देखो जो बात होगी सो होगी,
जो भी बात होगी उसको एक बार तो डिफाइन करना बनता है। वायबिलिटी गैप फंडिंग होता क्या है इसको समझ लेते हैं एक बार, है ना। तो वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या है? वीजीएफ एक फिनेंशियल मैकेनिज्म है जिसको यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि वो गैप को ब्रिज करेगा। किस चीज़ के गैप को? कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और उसके इकोनॉमिक वायबिलिटी की। देखो ऐसा ना हो जाए कि हम कुछ भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं और वो इतना महंगा पड़ जाए कि हमें ना उससे कुछ फ़ायदा हो, ना उसके लिए सीबी रेशियो अच्छा हो, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अच्छा हो। एक तरीके का बेसिकली इसको इम्प्लॉय किया जाता है हर प्रोजेक्ट में जो कि कंसिडर किया जाता है इकोनॉमिकली अनवाइबल और फिनेंशियली अनअट्रैक्टिव फॉर प्राइवेट इन्वेस्टर्स। ठीक है ना। बहुत सारे रीजन्स होते हैं जैसे हाई कैपिटल हो गया, लो रेवेन्यू पोटेंशियल हो गया या लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड हो गया। तो ऐसे चीज़ों पे इसको लगाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उड़ान 5.1 की बात करें। 5.2 में हाँ वीजीज तो हो गया है, साथ में 22 नए रूट को इंट्रोड्यूस किया गया है, एलोकेट किया गया है। हेली सेवा मोबाइल एप्लीकेशन, ये भी ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। उड़ान 5.1 की बात कर लेते हैं। लॉन्च किया गया मई 24 2023 को, लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। फीचर ऑफ उड़ान 5.1 क्या था? सेम चीज़ है, उसमें कुछ भी नया नहीं है, तो इसको बार बार पढ़ के कोई फायदा नहीं, आपको रीड मार देना। ठीक है। हाँ एक चीज़ समझना कि एयरफेयर कैप्स जो है ना उसको रिड्यूस किया गया है कम ज़्यादा से ज़्यादा 25% तक में, और हेलीकॉप्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा एफोर्डेबल बनाया गया है। उड़ान 5.0 की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट ने 21 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया था 5th राउंड ऑफ द रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम, जो फर्दर इन्हांस करेगा कनेक्टिविटी को रिमोट और रीजनल एरियाज में। सेम ही कंसेप्ट है, सेम ही बेस है, सेम ही थीम है। ठीक है ना। ये जो राउंड होगा उड़ान फोकस, वो बेसिकली फोकस क्या करेगा? कैटेगरी 2 जिसमें 20 से लेकर 80 सीटें होती हैं, कैटेगरी 3 जिसमें 80 सीटें ज़्यादा होती हैं। ये जो अर्लियर स्टेज लेंथ कैप था 600 किलोमीटर का, उसको वेव ऑफ किया गया और देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ द डिस्टेंस। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा गया डिस्टेंस में कि ओरिजिन और डेस्टिनेशन के बीच में फ्लाइट जो होगा उसके बीच के डिस्टेंस को रिस्ट्रिक्शन नहीं किया गया। पहले कितना था? पहले 600 किलोमीटर का रेंज था, अब नहीं किया गया। वायबिलिटी कैप इंडेक्स ऑलरेडी डिस्कस, इसको प्रोवाइड किया जाएगा कि वो कैप करे 600 किलोमीटर स्टेज लेंथ को, बोथ प्रायोरिटी और नॉन प्रायोरिटीज एरियाज में, जहाँ पे अर्लियर कैप था 500 किलोमीटर, पहले 500 फिर 600, सबको हटा दिया गया। ठीक है। उड़े देश का आम नागरिक हो गया हमारा। 425 नए रूट को इनिशिएट किया गया है। उड़ान ने प्रोवाइड किया एयर कनेक्टिविटी मोर देन 29 स्टेट्स और यूटीज अक्रॉस द कंट्रीज में। आपको पता होना चाहिए वो ऐप के बारे में नाम, थोड़ा बहुत वीजीएफ के बारे में नाम होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं मेरी माटी मेरे देश कैंपेन के बारे में। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 133वीं जो उनकी मन की बात थी, मन की बात में उन्होंने अनाउंस किया मेरी माटी मेरा देश कैंपेन, जो कि स्टार्ट किया गया अगस्त 9 2023 से, जो ऑनर करेगा वैसे शहीदों की, जो वैसे ब्रेव हार्ट्स की, हमारे कंट्री के जो शहीद हो चुके हैं। ठीक है ना। इस कैंपेन में अमृत कलश यात्रा, याद रखिएगा, अमृत कलश यात्रा इज रिलेटेड टू मेरी माटी मेरा देश कैंपेन दैट हैज़ बीन ऑनरिंग द मार्टियर्ड ब्रेव हार्ट ऑफ आवर कंट्री। तो इस कैंपेन में अमृत कलश यात्रा को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कंट्री में किया गया। प्राइम मिनिस्टर ने सजेस्ट किया मेरी माटी मेरा देश कैंपेन देगी ट्रू वैल्यू टू इट्स टैगलाइन, मिट्टी को नमन वीरों को वंदन। मिट्टी को नमन वीरों को वंदन, ये याद रख लीजिएगा, पीसीएस में काफ़ी पूछने का चांस होता है। अमृत कलश यात्रा की बात कर लेते हैं। अमृत कलश यात्रा जो होता है वो एक कैंपेन के दौरान चलाया गया, मेरी माटी मेरा देश कैंपेन के द्वारा। और अमृत कलश यात्रा बेसिकली दिल्ली पहुंचा, मिट्टी लगभग 7500 कलश लेके मिट्टी पहुंचा फ्रॉम वैसे गाँवों से जहाँ शहीद हुए थे ये लोग। ठीक है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं 4th नेशनल वाटर अवार्ड के 2022 के बारे में। नेशनल वाटर अवार्ड के बारे में 2022 से एक चीज़ और जान लो आप लोग, 2022 की टोटल करंट अफेयर ऑलरेडी अपलोडेड है आई दृष्टि की। समय हो तो 2 के स्पीड से साइंस इन्वायरमेंट और सुन लेना। ठीक है। साइंस इन्वायरमेंट और आईआर जरूर सुन लेना, कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा। सेम बुक की है तो आप ले सकते हो बेनिफिट। और हिंदी वाले में जो भी कुछ एक्स्ट्रा होगा ना वो लास्ट में मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जून 17 2023 को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी ने कन्फर किया 4th नेशनल वाटर अवार्ड 2022 को। कहाँ पे? विज्ञान भवन नई दिल्ली में, जिसके 41 विनर से 11 कैटेगरीज में उनको डिक्लेयर किया गया। अवार्ड जो था वो सेरेमनी उसको ऑर्गेनाइज किया गया था ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स के द्वारा, रिवर डेवलपमेंट के द्वारा और गंगा रेजुनेशन। ठीक है ना। इसको DOWR, RD और GR कहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति भी इसमें इन्वॉल्व था। जो नेशनल वाटर अवार्ड है वो लॉन्च किया गया था 2018 में बाय डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। देन RD स्टैंड फॉर रिवर डेवलपमेंट एंड देन GR स्टैंड फॉर गंगा रेजुनेशन। ये जो है एक पार्ट है ऑनगोइंग नेशन वाइड जो ड्राइव चल रहा है, जल समृद्ध भारत और वाटर प्रॉस्परस इंडिया में। मोस्टली हिंदी में ही याद कीजिएगा, PIB में तो हिंदी में ही मेंशन रहता है, तो उसको उस तरीके से देख सकते हो आप। अब कुछ बेस्ट स्टेट को कुछ जल के लिए मिला है तो जान लीजिए। बेस्ट स्टेट के कंडीशन में क्राइटेरिया में मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश एंड बिहार। तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश एंड बिहार रहा। ठीक है। तो टॉप 2 याद रखिएगा, चलेगा। अगर आप BPSC या APSC की तैयारी करते हो तो ये भी याद रखना होगा आपको। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं तो गंजाम उड़ीसा की है डिस्ट्रिक्ट, ये तो पता होगा, उड़ीसा टॉप किया है बेस्ट डिस्ट्रिक्ट के क्राइटेरिया में। फिर आपको
नामखल डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, सेकंड नंबर पे है। फिर आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में। बेस्ट विलेजेस पंचायत की बात कर लेते हैं आपको, जगन्नाथपुरम विलेज पंचायत, इसको पहला मिला है। फिर भद्राड़ी कोठागुंदम डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना का, ये दोनों को पहला मिला है। दूसरा है आपको कदाव्यूर विलेज पंचायत करूर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु एंड मणिकल डिस्ट्रिक्ट पंचायत को मिला है, ठीक है। फिर त्रिवेंद्रनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट जो केरल का है, वहाँ उसको भी मिला है बेस्ट विलेज पंचायत कैटेगरी में, ठीक है, देख लीजिएगा। अब बेस्ट यूएलबीज की बात कर लेते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात कर लेते हैं। तो चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को मिला है। फिर इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इंदौर एमपी वाले को मिला है। बेस्ट मीडिया की बात कर लेते हैं, तो एडवांस वाटर डाइजेस्ट प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम हरियाणा में एक मीडिया है, प्राइवेट एडवांस वाटर डाइजेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, इसको मिला है। बेस्ट स्कूल की बात कर लेते हैं, जमाईपुरा प्राइमरी स्कूल मेहसाना गुजरात में है, वो उसको मिला है। फिर केजीबीपी स्कूल है आपको चंगमारी नदियाल आंध्र प्रदेश में, उसको मिला है। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, यूएलबीज याद रख लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट याद रख लीजिएगा, गांव याद रख लीजिएगा, ठीक है। एक दो तो याद होना ही चाहिए। यह जो अवार्ड है, द अवार्ड फॉर द बेस्ट इंडस्ट्री के लिए किसको कन्फर किया गया है? बरौनी थर्मल पावर स्टेशन आपको पता होगा, ये बरौनी थर्मल पावर स्टेशन जो है बेगूसराय में बिहार में, उसको मिला है बेस्ट इंडस्ट्री का अवार्ड। जो अवार्ड जो है उसको बेस्ट एनजीओ किसको मिला है? ये आपको मिला है अर्पण सेवा संस्थान उदयपुर राजस्थान को। अवार्ड फॉर द बेस्ट इंडस्ट्री फॉर सीएसआर एक्टिविटीज किसको मिला है? काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड रिसर्च के लिए किसको मिला है? तो ये आपको एचसीएल टेक्नोलॉजी को मिला है, जो कि नोएडा यूपी में सिचुएटेड है, ठीक है। तो अब देखो इसमें कुछ बताने के लिए था नहीं, तो मैं थोड़ा ऐसे बता दिया, लेकिन ठीक है, आपको याद तो होना ही चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं हम लोग हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर HUID के बारे में। और जब हम लोग बात करेंगे हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के बारे में, सबसे पहले आएगा आपके सामने BIS, जिसको कहते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और हम लोग समझेंगे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को, ठीक है। अगर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं, तो इसको किस एक्ट के थ्रू लाया गया, इसको किस एक्ट के एम्बिट में लाया गया? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS एक्ट 2016 ने इसको इस्टेब्लिश किया था, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को एज ए नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट जो है वो BIS एक्ट अलाउ करता है मल्टीपल टाइप ऑफ सिंप्लीफाइड कंफर्मिटी असेसमेंट स्कीम, जो इंक्लूड करता है सेल्फ डिक्लेरेशन एंड कंफर्मिटी। BIS जो एक्ट होता है वो प्रोवाइड करता है कि आप किस तरीके से हॉल मार्किंग करेंगे किसी प्रीशियस मेटल आर्टिकल का, और हॉल मार्किंग जो होगा वो मैंडेटरी होगा। BIS जो है वो प्रोवाइड करता है कि आप किस तरीके से हॉल मार्किंग करेंगे किसी प्रीशियस मेटल आर्टिकल का, और वो मैंडेटरी होगा। ये जो एक्ट है वो इनेबल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप अपॉइंट कीजिए किसी भी अथॉरिटी को, किसी भी एजेंसी को BIS के एम्बिट में, कि वो वेरीफाई करेगी इस कन्फर्मिटी को कि हाँ ठीक है, इसने जो वेरीफाई किया है वो बात सही की है, ठीक है ना। सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मिटी मिलनी चाहिए, मतलब एक सर्टिफिकेट मिल जाए, हाँ भाई जो इसने किया वो सही किया है। एक प्रोविजन होगा रिपेयर और रिकॉल का प्रोडक्ट्स का, जो भी स्टैंडर्ड मार्क्स को बेयर करेंगे, BIS जो स्टैंडर्ड मार्क्स होंगे उसमें एक प्रोविजन होगा कि आप हाँ रिपेयर और रिकॉल के लिए आप बता सकते हो, ठीक है ना। तो इंडियन स्टैंडर्ड अगर कंफर्म होगा तो होगा, ठीक है। कुछ नए एरिया आइडेंटिफाई किए गए स्टैंडर्डाइजेशन के, जैसे ऑल्टरनेट फ्यूल्स में भी लाया गया है, ई मोबिलिटी में लाया गया है, मेडिकल डिवाइसेस में लाया गया है, स्मार्ट सिटीज़ में लाया गया है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज में लाया गया है, रिन्यूएबल में भी इसको इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो यही BIS है। BIS के बारे में मैंने एक चीज़ बता दिया, इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। BIS ने प्रोहिबिट किया है कि अब आप जो है ना, जो अब हॉल मार्किंग की बात चल रही थी, तो वो वैसे हॉल मार्क्स गोल्ड और ज्वेलरी, जब तक उसमें 6 डिजिट की अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्क नहीं होगी तब आप उसको बेच नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरीके का एक जो पहले से 6 से कम डिजिट वाले उसको रोकना है, ठीक है। तो 31 मार्च 2023 तक ही आप बेच सकते थे, उससे पहले वाले तक ही बेच पाओगे, उसके बाद उसको नहीं बेच पाओगे। जो 6 डिजिट जिस पे नहीं है वो उसको टिल डेट ओल्ड हॉलमार्क्स ज्वेलरी जिसके पास 4 मार्क्स विदाउट HUID को भी परमिट किया गया था, लेकिन अब उसको बैन कर दिया गया है, ठीक है ना। हॉलमार्किंग ज्वेलरी की बात कर लेते हैं। हॉलमार्किंग स्कीम जो है ज्वेलरी का वो स्टार्ट किया गया था BIS 2000 में, ठीक है ना। BIS के द्वारा 2000 में 6 डिजिट HUID इंट्रोड्यूस किया गया 1 जुलाई 2021 से। सारे आर्टिकल्स पे, वैसे आर्टिकल्स पे जो कीमती होते हैं हॉलमार्क जिनमें रिक्वायर्ड होता है BIS के द्वारा, तो बेसिकली 1 जुलाई 2021 से हॉलमार्क जो भी आर्टिकल्स आएंगे, जो भी आर्टिकल्स होंगे वो 6 डिजिट के होंगे। आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ HUID हॉलमार्क कंसिस्टेड ऑफ 3 मार्क्स, जैसे BIS लोगो होता है, प्योरिटी ऑफ आर्टिकल एंड 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक HUID होता है, ये होना मैंडेटरी है, ठीक है ना। जो भी हॉलमार्क आर्टिकल होगा उसकी एक यूनिक HUID नंबर होगा जो कि ट्रेसेबल होगा। मतलब अगर मान लो ये किस चीज़ के लिए किया जा रहा है, वो ID को ट्रेस किया जा सकता है कि आप ये पहले किसके पास गया फिर किसके पास गया, मतलब इसके जो रियल ओनर होंगे उसका पता चल सकता है उस ID से, ठीक है। तो ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट स्कीम है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग निम्हांस AHT कॉम्प्रिहेंसिव मेंटल हेल्थ एक्शन प्रोग्राम, ठीक है ना। तो बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस को निम्हांस कहते हैं, और एनजीओ है एक आचार्य हस्ता ट्रस्ट, ठीक है ना। आचार्य हस्ता ट्रस्ट AHT कहते हैं
ये दोनों मिलके अप्रैल 13 2023 को उन्होंने साइन किया है एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कहाँ पे साइन किया गया है? बेंगलुरु में साइन किया गया है ये MOU को। MOU जो है वो साइन किया गया है, बेसिकली वो टेस्ट करेगा फिजिबिलिटी ऑफ मॉडल कंप्रिहेंसिव रूरल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जिसका नाम है नमन, ठीक है ना। निम्हांस AHT ने कंबाइंडली इसको मॉडल को इंप्लीमेंट करने की बात की है। अभी MOU साइन हुआ है नमन पे। नमन स्टैंड फॉर व्हाट? इट्स फॉर अ मॉडल कॉम्प्रिहेंसिव रूरल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है ना। कॉम्प्रिहेंसिव मेंटल हेल्थ एक्शन प्रोग्राम फॉर रूरल कम्युनिटीज। बेसिकली ये 2 तालुकाज में पहले इसको लाया जाएगा। पहले एक तरीके से इनिशिएट करने की बात होगी तो 2 तालुकाज में लाया जाएगा, उसके बाद इसको फिर बाद में भी लाया जाएगा। जो 2 तालुकाज हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए। जो सेलेक्ट किया गया है नमन को इंप्लीमेंट करने के लिए वो है आपको मुंशियारी एंड कहाँ पे है? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में, और बेलूर तालुक जो है वो हसन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में है। ये दोनों आपको याद होना चाहिए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स जो है उसकी जो ब्रांच है ऋषिकेश वाली वो ज्वाइन करेगी इनके साथ, निम्हांस के साथ। वो इंप्लीमेंट करेगी इस प्रोग्राम को उत्तराखंड में, ठीक है। नमन प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली नमन जो होता है वो इंटेंड करेगा, प्रोवाइड करेगा प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, थेरेपेटिक एंड रिहेबिलिटेटिव केयर टू द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द टारगेट तालुकाज बाय यूटिलाइजिंग द कम्युनिटी एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए, कम्युनिटी के एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स को यूज़ करना है और उनको किस तरीके का चीज़ों को प्रोवाइड करना है। एक तो उनको प्रोमोटिव भी होना चाहिए, प्रिवेंटिव भी होना चाहिए, थेरेपेटिक भी होना चाहिए। ये याद रखिएगा जब भी आप बात करते हो किसी भी मेंटल हेल्थ की, तो हमेशा शहर की बात करते हो, ये भी बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं, ठीक है। बेसिकली इसको 4 स्टेज में इंप्लीमेंट किया जाएगा 3 साल के पीरियड में। बेसिक याद रखना, दोनों तालुका का नाम याद रख लेना, बस बाकी काफ़ी है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात कर लेते हैं। अब आया ग्रीन हाइड्रोजन, तो बात करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। इंडिया ने डिक्लेयर किया है गोल को कि वो अचीव करेगा नेट जीरो इमिशन 2070 तक। अच्छा, नेट जीरो इमिशन करने का क्या मतलब हुआ? क्या एकदम जीरो कर देंगे? नहीं, करेंगे भी अगर हम लोग प्रोड्यूस तो कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट करेंगे। मतलब मान लो आप कहीं पॉल्यूट कर रहे हो तो उसको कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट कर रहे हो, इमिशन को जीरो कर रहे हो। इमिशन जीरो का मतलब ये नहीं होता कि आप कंप्लीटली अपने आप को स्ट्रक आउट कर दिए हो, जीरो कर लिए हो, ठीक है। तो इंडिया ने डिक्लेयर किया है गोल को, किस गोल को कि वो अचीव करेगा नेट जीरो इमिशन को 2070 तक। एनर्जी यूज्ड हैज़ डबल्ड इन द लास्ट 20 ईयर्स। लास्ट का जो 20 साल रहा है उसमें एनर्जी जो हम लोग यूज़ करते हैं वो डबल हो गया है और ये और बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। लगभग 25% तक जाएगा 2030 तक। इंडिया जो है सबसे बड़ी बात है 40% जो अपने प्राइमरी एनर्जी का सोर्स है उसको इंपोर्ट करता है। लगभग $90 बिलियन हर साल वो बाहर भेजता है, मतलब एनर्जी के केस में। तो अब इसको करना क्या है? इसमें कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव निकालना है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी लग गए हैं, किस पे लग गए हैं? तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे काफ़ी लग गए हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में यूनियन कैबिनेट ने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के प्रेजेंस में उन्होंने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को पास किया। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन की बात करने से पहले हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? एक तरीके का हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड है जो कि एक प्रोसेस से निकाला आता है। उस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस और यूज किया जाता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का, जैसे कि विंड एंड सोलर पावर का। तो आप याद रखना इसमें क्या करते हैं। इसमें करते क्या है ना, देखो थोड़ा साइंस का एंगल समझ लेते हैं। इसमें ना H2O के मॉलिक्यूल को, बेसिकली इसमें H2O के मॉलिक्यूल को स्प्लिट करते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में। कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हो जाएगा? H2 हो जाएगा और O2 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर इसको स्प्लिट कर रहे हैं हम लोग तो स्प्लिटिंग का जो तरीका है वो इलेक्ट्रोलाइसिस से कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं विंड एंड सोलर का। तो यहाँ पे जो स्प्लिटिंग हो रहा है इसमें कोई भी वैसा सोर्स इन्वॉल्व नहीं है जो पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे जीरो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है। फ्यूल सेल की बात तो कर ही लेते हैं एक बार। फ्यूल सेल क्या होता है? एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को। इस केस में अगर हाइड्रोजन से बेस्ड होगा तो हाइड्रोजन होगा वो केमिकल एनर्जी, इसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा। तो जब हाइड्रोजन को यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे तो वैसी इलेक्ट्रिसिटी से हमारा पर्पस क्या होगा? अरे भाई, जिसमें ग्रीन हाउस गैस निकल ही नहीं रहे हैं, तो निकल नहीं रहे तो हमारा पॉल्यूशन कम हो जाएगा। फिर हम लोग इंपोर्ट जो करते हैं $90 बिलियन का जो हम लोग जो लेते हैं वो भी कम होगा, बिल्कुल, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि मिक्स कर रहे हैं हमारे पेट्रोल और डीजल में, क्या मिक्स करते हैं? तो ये तो आपको पता होगा, ग्रेन बेस्ड एथेनॉल को मिक्स करते हैं। एथेनॉल 20% तक लिमिट किया गया है। तो क्या होगा? मान लो 100 kg चीज़ें हैं, उसमें 20 kg आपके घर पे है तो आप 80 kg ही लेके आओगे ना। वही वाली कंसेप्ट है बेसिक सी, ठीक है। चलिए, तो बहुत अगर आप बोलोगे तो मैं आपको कभी टाइम निकाल के ग्रीन हाइड्रोजन पे किस तरीके से काम होता है इस पर हमारा एक प्रोजेक्ट रह चुका है ऑलरेडी।
इन द पास्ट, सो आई कैन एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स अबाउट हाउ कैसे कन्वर्ट होता है, किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन में कन्वर्शन होता है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होता है, कैटालिसिस किस तरीके से होता है, उसको बता देंगे, लेकिन इतना जरूरत नहीं है इसमें घुसने की, ठीक है। चलिए, तो ये जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है NGHM, उसको अप्रूव किया गया था जनवरी 4, 2023 को अप्रूव किया गया है यूनियन कैबिनेट और चेयर किया गया इसको PM श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। NGHM जो है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये किसके एम्बिट में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ की हाईलाइट जान लेते हैं। ये जो मिशन है वो बेसिकली प्रपोज किया है, इम्प्लीमेंट करेगा, फेज मैनर में इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। बेसिकली इसका इनिशियल फोकस होगा डेवलपमेंट ग्रीन हाइड्रोजन को सेक्टर्स में, डिफरेंट सेक्टर में इंट्रोड्यूस करने का, हाइड्रोजन को यूज़ करना है और एक इकोसिस्टम को इवॉल्व करना है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पर्पज से, ठीक है ना। फेज 1 कब से कब तक होगा? 2022 से लेकर के 2023, 2022-23 से लेकर 2025-26 तक होगा। फेज 2 जो होगा 2026-27 से लेकर 29-30 तक होगा। तो 2030 तक इसको बुक किया गया है, ठीक है। चलिए, अब बात कर लेते हैं जो इनिशियल आउटले होगा इस मिशन का। आउटले ध्यान होना चाहिए, 19,774 करोड़ होगा। मिशन के कुछ सब कंपोनेंट्स हैं, यहाँ याद रखना एग्जाम में आने वाला है। साइट प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, तो दिमाग में एकदम आना चाहिए। साइट स्टैंड फॉर स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, जिसको साइट कहते हैं। तो आप बस इतना ध्यान रखना कि ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड है, नाम याद रहे तो अच्छी बात है, ठीक है ना। बेसिकली इसमें 2 डिस्टिंक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मैकेनिज्म को ऐड किया गया है। बेसिकली इसमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को टारगेट किया जाएगा जो इलेक्ट्रोलाइजर एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन का काम करेंगे, ठीक है ना। उसी मिशन के अंदर में हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसके पायलट प्रोजेक्ट को समझ लेते हैं। ये जो मिशन होगा वो ऑल्सो सपोर्ट करेगा पायलट प्रोजेक्ट जो इमर्ज हो रहे हैं इन यूज सेक्टर्स में और प्रोडक्शन पाथवेज में, ठीक है ना। R&D प्रोजेक्ट्स पे भी बात होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे, जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बात होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क फॉर, देखो प्राइवेट ना हमेशा बुरा नहीं होता, ये बात हमेशा ध्यान रखना। इस बात को कभी दिमाग से निकाल दो। जैसे शुरू में एक हेवॉक बना था ना, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कभी कभी ना जरूरत है उसकी, ठीक है। DRDO की हाल देख लो आप, DRDO की हाल देख लो जो 1958 में बना था, वो कुछ भी अपने डेडलाइन को पूरा नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं पूरा कर पा रहा? क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है टीमों का। टीम का इन्वॉल्वमेंट नहीं होने का मतलब क्या है, वहाँ उसको PSUs की तरह रन करती है, मिनिस्ट्री चलाती है। इसरो को देख लो, इतना आगे निकल गया, DRDO पीछे रह गया। DRDO के पास पोटेंशियल इसरो ज़्यादा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पहली चीज़ तो आप सैलरी कम दे रहे हो, दूसरी चीज़ ये है कि R&D का उतना अच्छा नहीं हो रहा है, तीसरी चीज़ ये है कि ये वो लोग R&D दे ही रहे हैं, साथ में उनसे मैन्युफैक्चरिंग भी करवा ले रहे हो आप बैठा करके। तो हर चीज़ नहीं होता, थोड़ा बर्डन कम करना होगा, प्राइवेट पार्टनर्स को भी इंटर करवाना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट लाना पड़ेगा। तो ये एक मेंस का क्वेश्चन था, आप समझ सकते हो, ठीक है। फिर R&D प्रोजेक्ट्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की बात करेंगे, तो यही पार्टनरशिप की बात करते हैं। स्किल डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। एक कोऑर्डिनेटेड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाएगा जो कि इस मिशन में इनकलकेट किया जाएगा। तो ये हो गया हमारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन पे एक डॉक्यूमेंट्री देख लेना 2-4 मिनट की, मजा आएगा देखने में। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की बात कर लेते हैं, ठीक है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, चलिए, कैबिनेट ने अप्रूव किया, सेंट्रली स्पॉन्सर। देखो मैंने आपको बताया था ना कि ये बार बार आने वाला है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया था कि वाइब्रेंट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसको सेंटर स्पॉन्सर करेगी, सेक्टर स्कीम नहीं है। तो बेसिकली इसको अप्रूव किया गया है फरवरी 2023 में। अप्रूव किसके द्वारा किया गया है? यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा, यूनियन कैबिनेट के द्वारा, और चेयर किया गया है PM ऑफ इंडिया के द्वारा। फिनेंशियल ईयर 22-23 से लेकर 25-26 के बीच में। अच्छा, फिनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो AM याद रखना, ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये याद रखना, ठीक है। कभी कभी मैं देखा हूँ लोगों को बहुत कंफ्यूज होते हुए। तो फिनेंशियल एलोकेशन कितना होगा? तो 4800 करोड़ का होगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो होगा उसको अनाउंस किया गया है फिनांस मिनिस्टर के बजट स्पीच में 2022 वाले में, ठीक है। जो प्रोग्राम होगा वो इनविसेज करेगा, कवर करेगा बॉर्डर विलेजेस को, नदर्न बॉर्डर में जहाँ पे स्पार्स पॉपुलेशन है। स्पार्स मतलब क्या है? कम पॉपुलेशन है, लिमिटेड कनेक्टिविटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, जिसके पास, जो कि लेफ्ट आउट रह गया है, ठीक है ना, जो डेवलपमेंटल गेन्स नहीं कर पाया है, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, ये जो आउट माइग्रेशन हो रहा है ना, उसको रिवर्स करना चाह रहे हैं लोग, ठीक है ना, कि मतलब लोग छोड़ छोड़ के उस गांव को चले जा रहे हैं कहीं कहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वॉइड होगा तो दुश्मन उस पर अटैक करेंगे, उसको लेंगे। वो कर तो रहा है चाइना, अक्साई चीन वाला रीजन देख लो, फिर अरुणाचल वाले बहुत सारे रीजन को देख लो, कर ही रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वहाँ पे लोग पहुँच नहीं पाए, मतलब गवर्नमेंट समय पे वहाँ पे पहुँच नहीं पाई उनसे, मतलब कहते हैं ना मोहब्बत जोड़ लेती तो काम हो जाता, वही वाली बात हुई। वहाँ के जो लोकल लोग थे उनके साथ उनसे बात ही नहीं हुई। अभी देखो आप मणिपुर में रेल अभी पहुँचा है, ये क्या बात हुई? इतने दिन के बाद आप रेल नहीं पहुँचा पाए, मतलब क्या रीज़न था? ठीक है, रीज़न यही था कि आपकी इंटरेस्ट उसमें नहीं थी, आपकी ध्यान नहीं थी, और आपको ध्यान रखना चाहिए था इस चीज़ों का, ठीक है। तो प्रोग्राम जो है वो बॉर्डर विलेजेस के लिए है, नदर्न बॉर्डर जिसमें स्पार्स पॉपुलेशंस है, और जो
एनिमी स्टेट से ज़्यादा टच करते हैं, एनिमी स्टेट से ज़्यादा अच्छा कहना है कि हमारे पड़ोसी मुल्क से करते हैं, ठीक है ना। तो स्कीम है वो प्रोवाइड करेगा फंड डेवलपमेंट के लिए, बेसिकली इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा और लाइवलीहुड को भी क्रिएट किया जाएगा। अगर आप उनके लिए कुछ दे ही नहीं रहे हो रहने के लिए, वो क्यों रहेंगे, ठीक है। 19 डिस्ट्रिक्ट्स, 46 बॉर्डर ब्लॉक्स और 4 स्टेट एंड 1 यूटीज में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। पहले फेज में 663 विलेज को अंडरटेक करेगा। वाइब्रेंट विलेज जो एक्शन प्लान है वो क्रिएट किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा मदद करेगी इसमें ग्राम पंचायत। 100% सैचुरेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम्स यहाँ पे इंश्योर किया जाएगा कि हम जो दे रहे हैं वो आप तक पहुँचेगा, ठीक है। अगर आपको इसकी जो मैंने पढ़ाया है सिर्फ उसकी PDF चाहिए या स्क्रीनशॉट चाहिए तो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल ISP सिंप्लीफाइड। अगर आपको चाहिए, देखो मुझे अभी सिर्फ नेशनल वाली सेगमेंट ही करानी है तो उसमें ही बात करेंगे। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाना, या फिर मैं इसकी इसी पार्ट की PDF डाल दूंगा, इसकी और कल की। और अगर आप कोई भी पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहते हो विथ रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, विथ रिस्पेक्ट टू UPSC, BPSC एंड स्टेट PCS एग्जाम, देन यू कैन मैसेज मी देयर। यू कैन ऑल्सो पिंग मी फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टू। तो आप इंस्टा पे जुड़ सकते हो, वहाँ पे मैं थोड़ा डायरेक्टली आपको आंसर कर सकता हूँ। टेलीग्राम पे मैसेज मत करना, वहाँ पे मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, ठीक है। तो अब देखते हैं, हाँ ठीक है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों के साथ। देखो मैं रील्स तो बनाता नहीं हूँ जो मुझे मिलियन सब्सक्राइबर मिलेंगे, लेकिन जो भी मिलेंगे यार कम से कम देख रहे हो, यूज़ कर रहे हो तो सब्सक्राइबर देना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। थैंक यू।